हेलो फ्रेंड्स एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज नए साल में अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड होपफुली 2025 आपके जितने होप्स ड्रीम्स एस्पिरेशंस हैं उन सबको फुलफिल करे। Now, very importantly, whenever you progress towards the new year, it is important to remember the lessons one has learned in the previous year. राइट जो भी हमारी लर्निंग्स रही है, जो भी गलतियां रही हैं, अगर हम उनसे कुछ सीख नहीं लेते हैं, राइट, तो एक्सपीरियंस हमें बेटर नहीं करता है। और इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो कि पिछले साल हुई हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट लर्निंग्स इम्पार्ट करती हैं हमारे देश के लिए और हमारे एग्जाम के लिए। एंड दैट इज़ वाई इन दिस वीडियो वेरी क्विकली हम 5 इम्पॉर्टेंट 2024 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को देखेंगे। उनकी जो मेन चीज़ें हैं विच यू शुड रिमेंबर keeping UPSC exam point in view, right? Particularly ये 5 judgments जो है फंडामेंटल राइट्स और आपकी जो फ्रीडम्स हैं उनके साथ डील करती हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपने याद रखनी है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विच आई एम गोइंग टू टेल यू, राइट। Now before we move on, because it's the new year, right, एक बहुत ही important दिन है, नया साल है, एंड इसीलिए हम जो है ऑफर कर रहे हैं 2025 न्यू ईयर के लिए एक फ्लैट 25% ऑफ ऑन ऑल आर कोर्सेज, चाहे ये UPSC के हो, चाहे ये हमारे स्टेट के कोर्सेज हों, राइट। तो UPSC में भी अगर आप हमारे फाउंडेशन कोर्सेज को देख रहे हैं या फिर आप हमारे प्रीलिम्स या CSAT के कोर्सेज को देख रहे हैं, स्टेट्स में भी अगर आप पंजाब एक्सेट्रा के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 31 से 2 जैन तक ये वैलिड है। रिजॉल्व 25 आपने ये कोड जो है यूज़ करना है, जो आप देख सकते हैं, टू अवेल 25% ऑफ ऑन ऑल आर कोर्सेज, राइट। तो आपके UPSC रिजॉल्व को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्गर करने के लिए तो चलिए बढ़ते हैं टूवर्ड्स आवर फर्स्ट जजमेंट, जो कि हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस की थी, बहुत इंटेंसिवली डिस्कस की थी, बट आई वांट टू गिव यू अ क्विक रिकैप, विच वाज द जजमेंट ऑन द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जिसका नाम था द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एंड एक 5 जज बेंच ने जो है इसको सुना था, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होने के लिए आपको 5 जजेस से ऊपर जो है 5 या 5 से ऊपर जजेस जो है बैठने चाहिए, ठीक है। तो 5 जज बेंच ने जो है इसे सुना था एंड इन्होंने यूनैनिमसली वर्डिक्ट दिया कि देखिए, जो वोटर्स हैं, जो हम सब हैं एज सिटीजन्स, एज वोटर्स ऑफ द कंट्री, हमारे पास राइट है अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द सोर्सेज ऑफ पार्टी फंडिंग, राइट। सो डेमोक्रेसी के अंदर सही डिसीजन लेने के लिए हमारे पास ये इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। And therefore they said that the electoral bond scheme is violative of right to information, जो कि आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर guaranteed है, right? So important to remember. Secondly, they also said that this scheme also goes against the principles of free and fair elections, जो कि indirectly fall under article 14. So this is another reading of the Supreme Court that you must remember. राइट। इसी के चलते हुए कोर्ट ने क्या डायरेक्ट किया कि देखिए, जो बेचना है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, उनको आप इमीडिएटली रोक दीजिए। फर्दर मोर कीपिंग इन माइंड द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, इन्होंने बोला SBI जो कि बॉन्ड्स बेचता था, आप जितनी डिटेल्स है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो कि परचेज की गई है टिल डेट, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ शेयर कीजिए। मतलब परचेजर कौन था, किसने खरीदा एंड कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को जो है ये दिया गया। फर्दर मोर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी ये मैंडेट किया गया कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो कि SBI उनके साथ शेयर कर रहा है, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है आपने डालनी है। नाउ इंपॉर्टेंटली जो जजमेंट थी उसमें जो फॉर्मर हमारे चीफ जस्टिस थे DY चंद्रचूड़ प्लस जो है साथ ही में 3 और जजेस के साथ उन्होंने एक जजमेंट लिखी, एंड देन देयर वाज अनदर जजमेंट विच केम बाय जस्टिस संजीव खन्ना, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंटली क्या क्या क्वेश्चंस को टैकल किया गया था। सबसे पहले कि क्या राइट टू इंफॉर्मेशन जो है पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट भी यूज की जा सकती है, मतलब पूरे पॉलिटिकल पार्टीज एंड नॉट जस्ट इंडिविजुअल कैंडिडेट्स।
तो आंसर क्या था, आप मेनली इस जजमेंट को याद रख सकते हो, कहते हैं एब्सोल्युटली यस, राइट। पॉलिटिकल पार्टीज भी एक पॉलिटिकल यूनिट है एंड देयरफॉर आरटीआई अप्लाई करता है नॉट जस्ट टू इंडिविजुअल पार्टी मेंबर्स, नॉट जस्ट टू इंडिविजुअल कैंडिडेट्स, बट ऑल्सो इंटायर पॉलिटिकल पार्टीज। सेकेंड, क्या ये इंफॉर्मेशन ऑन फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज क्या डिसीजन मेकिंग ऑफ वोटर के लिए एसेंशियल है? तो इन्होंने क्या बोला, एब्सोल्युटली यस, राइट, बहुत एसेंशियल है, ताकि जो वोटर है उनके पास सारी चीजें जो है, सारी जो इंफॉर्मेशन है उनके पास हो। इस तरह की जो सिलेक्टिव एनोनिमिटी है, जहां पे क्विड प्रो को रिलेशनशिप आ सकता है, करप्शन पैदा हो सकती है, राइट, उसके कारण वोटर का डिसीजन भी इंपैक्ट होता है। फिर उन्होंने बोला कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वायलेट करता है वोटर के आरटीआई को? तो एब्सोल्युटली यस, राइट, क्योंकि अब बिकॉज ऑफ द अबव रीजनिंग ये करता है इसे वायलेट। देन इन्होंने बोला कि क्या ब्लैक मनी को कर्ब करने के लिए क्या ये एक sufficient reason है for having this electoral bond scheme? The answer came back no. They said, we understand that you want to curb black money, use of black money in politics, in elections, right? Absolutely, right? And ये जो है public interest के अंदर आता है, but ये एक restriction, ये public interest, ये important है, याद रखना है, आपके प्रीलिम्स में भी आ सकता है कि पब्लिक इंटरेस्ट एज अ रिस्ट्रिक्शन नहीं प्रोवाइडेड है ऑन आरटीआई अंडर आर्टिकल 19(1)(a), राइट। प्लस दे सेड कि ऑल्टरनेटिव मींस जो है आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं इस ब्लैक मनी के यूजेज को कर्ब करने के लिए। देन दे सेड व्हाट अबाउट डोनर प्राइवेसी? वो नहीं वायलेट हो रही कि जिन्होंने डोनेट किया है पैसा टू पॉलिटिकल पार्टीज? दे सेड नो, राइट। सो दे सेड इवन दो पॉलिटिकल अफिलिएशन जो है, आपकी पर्सनल प्राइवेसी, आपकी इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी, बिकॉज हमारे पास राइट टू प्राइवेसी भी है, आपकी इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी का ये पार्ट है। हाउएवर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अंडर ये जो एब्सोल्यूट नॉन डिस्क्लोजर है, राइट, ये वायलेट करता है वोटर की जो राइट टू इंफॉर्मेशन है उसको, राइट, जिसके कारण ये जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी बैलेंस नहीं कर पा रही है इन दो कॉन्ट्रडिक्टरी राइट्स को, राइट, जो डोनर है उनका राइट टू प्राइवेसी एंड वोटर का राइट टू इंफॉर्मेशन। एंड हमारी डेमोक्रेसी के लिए वोटर का राइट टू इंफॉर्मेशन जो है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया। देन एक दूसरी चीज आई, फियर ऑफ रेट्रिब्यूशन, विक्टिमाइजेशन एंड रिटेलिएशन, राइट, कि डोनर जो है फियर कर रहा है कि अच्छा दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को पता लग गया कि मैंने इस पॉलिटिकल पार्टी को इतना डोनेट किया था, राइट, तो व्हाट इफ दे डिसाइड टू टेक रिवेंज? सो जस्टिस संजीव खन्ना ने बोला कि नो, दिस कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज फॉर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। देन इन्होंने पूछा कि क्या अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग जो है इफेक्ट करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को? तो इन्होंने बोला एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल करता है, बिल्कुल वायलेट करता है। एंड देन लास्ट, कि क्या यूनियन की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एंड जो अमेंडमेंट्स आए थे 2016 एंड 2017 फाइनेंस एक्ट के, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? वो कहते नहीं, बिकॉज ऑफ ऑल द रीजंस दैट वी हैव डिस्कस्ड, देयरफॉर दे विल नॉट बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। तो ये सारे बहुत ही सिंपल टेबल के अंदर आपको मेन पॉइंटर्स जो है इसके पता लग गए हैं। नेक्स्ट अप नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली वाज द इशू with regard to validity of sub classification within reserved categories, and क्या states जो हैं, राइट, तो हमारे पास अफर्मेटिव एक्शन के अंदर राइट्स है, रिजर्वेशन है, विद इन रिजर्वेशन क्या हम सब क्लासिफिकेशंस फॉर वेरियस सब कैटेगरीज विद इन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, क्या स्टेट्स ये क्रिएट कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था एंड इसको डील किया गया इन द स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह, जहां पे एक 7 जज बेंच जो है ये बैठा और ये बेंच ने डील किया विद आवर अफर्मेटिव एक्शन jurisprudence, which is going to have a far-reaching impact on the idea of justice, on the idea of equality, right? On the idea of how we look at reservation in India. और यहाँ पे 7 जज बेंच ने अपहोल्ड किया है स्टेट्स की पावर को कि हाँ जी, you can create sub classification within reserved categories of scheduled caste and scheduled ट्राइब्स, राइट। 6:1 की मेजॉरिटी के अंदर जो हमारे फॉर्मर सीजीआई थे उन्होंने 2004 की जो जजमेंट थी जो कि इस तरह की सब क्लासिफिकेशन को मना करती थी, विच वाज द ईवी चिन्नैया जजमेंट, उसको जो है ओवररूल कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंटली क्या कहा इन्होंने, दिस सब क्लासिफिकेशन हम इसे क्यों परमिट कर रहे हैं?
अब हम क्यों इसे परमिट कर रहे हैं? बिकॉज दे सेड दैट दिस विल लीड टू सब्सटैंटिव इक्वालिटी. सिर्फ नाम की इक्वालिटी नहीं, बट एक्चुअल में सब्सटैंटिव इक्वालिटी. व्हाई? Because they said that within, when we look at SCs and STs in particular states, बहुत बड़ी कैटेगरीज है, बहुत वाइड कैटेगरीज है विद न्यूमरस सब ग्रुप्स, एंड वो सारे सब ग्रुप्स भी इक्वल इन स्टेटस नहीं है. दे ऑल्सो विटनेस वेरिंग डिग्रीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी, एंड while certain groups have done well, have taken advantage of affirmative action, certain others continue to lag behind. Therefore, they said that this sort of subclassification will lead to substantive equality by ensuring that those who continue to suffer from the worst of injustices and inequalities get to take advantage of affirmative action as well. But very importantly, इन्होंने क्या बोला कि कोई भी law जो कि states बनाते हैं for subclassification, सबसे पहले तो it has to be based on empirical evidence, right? So before you bring in the law, you have to set up a study, a survey, a commission which has data to back the need for subclassification. And very importantly, even this law can be subject to judicial review, right? And this led to many states bringing in action, including Haryana, including Telangana, as far as exploring this option of subclassification within reserved categories is concerned. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट. नेक्स्ट अप इज द लेजिस्लेटिव इम्यूनिटी फॉर accepting bribes for speech or vote in the house, which is the Sita Soren judgment. Again यहाँ पे 7 जज बेंच बैठा था. Now basically इस बेंच की जरूरत पड़ी थी because again it goes back to a previous judgment which was the Narasimha Rao versus State judgment of 1998, right? जहां पे एक 5 जज बेंच ने रूलिंग दी थी इस 1998 की जजमेंट में. बेसिकली नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो रही थी और ये इस केस के अंदर सामने लाया गया था कि अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए possibly money had been exchanged by the Narasimha Rao government to defeat the no confidence motion in the parliament in the Lok Sabha, right? Now this 5 judge bench judgment in 1998 इन्होंने क्या बोला कि देखिए as far as the legislators, the MPs, members of the parliament are concerned, उनके पास immunity है under article 105 clause 2, right? तो जो हमारे right जो हमारे प्रिविलेजेस हैं जो कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस को 105 के अंदर एंड 194 के अंदर स्टेट के जो लेजिस्लेटर्स हैं उनको दिए जाते हैं, राइट? तो इन्होंने क्या बोल दिया कि इस 105 के अंदर लेजिस्लेटर्स के पास इम्यूनिटी है फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फॉर ब्राइबरी tied to their speeches or votes in the parliament or assembly under articles 105 when it comes to the parliament or article 194 clause 2 when it comes to the state assemblies, right? Which is why however they might have spoken or voted, हम जो है उनको ट्राई नहीं कर सकते, उनको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते. सिर्फ बेचारा जो इंसान जिसने कुछ भी नहीं किया, जो बैठा रहा, सिर्फ उसे जो है प्रोसिक्यूट कर लिया गया था, राइट? बिकॉज उनके ऊपर ये इम्यूनिटी जो है अप्लाई नहीं हो रही थी. वहां पे जो है वो विप्स एक्सेट्रा के एक्शन के थ्रू के आपने अपने विप की बात नहीं सुनी है, वो उसके बेसिस पे जो है उनके पीछे पड़ सकते थे. अब 2024 में they said that no, right? This is a very, very paradoxical outcome. This entire judgment goes against the heart of our democracy, undermining our democracy and promoting bribery and corruption. So now they said that listen, parliamentarians and state legislators do not enjoy any sort of immunity under articles 105 or 194 for acts of bribery. Furthermore, how do you now test? राइट? क्योंकि झूठे केसेस भी लगाए जा सकते हैं. बेंच ने बोला एक हम 2-fold टेस्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट, और 2-fold टेस्ट जो है इन्होंने सामने रख दिया है टू डिटर्मिन द एक्सटेंट ऑफ प्रिविलेजेस व्हिच विल बी एंजॉयड अंडर द 2 प्रोविजंस बाय द पार्लियामेंटेरियंस और द स्टेट लेजिस्लेटर्स. फर्स्ट उन्होंने बोला कि जो एक्ट है जिसके लिए इम्यूनिटी क्लेम की जा रही है वो रिलेट करना चाहिए टू द कलेक्टिव फंक्शंस ऑफ द हाउस. मतलब जो आपने एक्टिविटी की है, जो कलेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द हाउस है उसके अंदर वो कंट्रीब्यूट कर रही है क्या उससे इन सम वे कनेक्टेड है, से डेमोक्रेसी बढ़ाने के लिए, स्पीच करने के लिए, फ्री स्पीच को इंश्योर करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए. सेकेंडली उन्होंने बोला कि जो इम्यूनिटी सॉट है शुड हैव अ फंक्शनल रिलेशनशिप
टू द डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी ऑफ एन इंडिविजुअल लेजिस्लेटर। मतलब एज एन इंडिविजुअल लेजिस्लेटर जो मेरी ड्यूटी है उसके साथ एक फंक्शनल कनेक्शन होना चाहिए, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल I decided to do something and say something very, very critical, and I am now seeking immunity. Why? Because I wanted to put forward the interests of my constituency के members, जो मेरी constituency के अंदर लोग हैं, उनके इंटरेस्ट को मैं आगे रखना चाहती थी, इसके कारण जो है मुझे ऐसा कुछ बोलना पड़ गया। Now that directly relates to the ड्यूटी आई हैव एज अ लेजिस्लेटर, एज अ पार्लियामेंटेरियन, तो उस बेसिस पे मैं इम्यूनिटी जो है सीख कर सकती हूँ। तो ये टू फोल्ड टेस्ट जो है उन्होंने आगे रख दिया है, विच इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। नेक्स्ट अप इज द प्राइवेट प्रॉपर्टी एज अ मटीरियल सोर्स जजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा जरूरी जजमेंट है, बिकॉज अगेन राइट टू प्रॉपर्टी को लेके हाउ इट रिलेट्स टू आवर डेमोक्रेसी, इज इट अ बेसिस ऑफ आवर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, इस सब को लेके बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ दिस केम इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी ओनर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अगेन 9 जज बेंच जो है यहाँ पे बिठाया गया, एंड दिस वॉज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, जहां पे अब 9 जज बेंच की जो है जरूरत थी। 2 मेन क्वेश्चंस के साथ ये डील कर रहे थे। फर्स्टली, क्या आर्टिकल 31C अभी भी एग्जिस्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन में इवन आफ्टर द मिनर्वा मिल्स जजमेंट। सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि जो प्राइवेटली ओन प्रॉपर्टी है क्या वो एक मटीरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी मानी जा सकती है अंडर 39B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ लीड करता है। सो वन ऑफ आवर मोस्ट सोशलिस्ट डीपीएसपीज जो है उसके साथ डील करता है, जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको भी अक्वायर किया जा सकता है स्टेट के द्वारा। तो अब क्वेश्चन यही था कि क्या जितनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो मटीरियल्स रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी मानी जा सकती है, कि कभी भी स्टेट जो है उसको अक्वायर कर ले ये कह के कम्युनिटी के लिए मटीरियल रिसोर्स है। नवंबर 2024 में 9 जज बेंच ने क्या बोला कि देखिए, पहली चीज तो डिस्पाइट द मिनर्वा मिल्स जजमेंट 31C कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। और ये क्या करता है, इस 31C का पर्पस क्या था, बेसिकली टू प्रोटेक्ट लॉज जो कि एडवांस करते हैं डीपीएसपीज को, पर्टिकुलरली दोज इंश्राइंड अंडर आर्टिकल्स 39B and C, राइट। सो बेसिकली जो हमारा सोशलिस्ट विजन है जस्टिस का, इक्वालिटी का, राइट, उसको ऐसे लॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स के challenges. Now, importantly, however, the judges also said that this being the case does not mean कि जितनी privately owned property है in the country वो सारी की सारी material resource of the community है under Article 39B. राइट, उन्होंने बोला ये सही नहीं है। उन्होंने बोला अगर हमने ये कर लिया, अगर हमने जितनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको मटीरियल रिसोर्स फॉर द कम्युनिटी मान लिया, तो हमारी जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है वो ही नहीं बचेगी, वो ही अंडरमाइन हो जाएगी। हमने एक बैलेंस मेंटेन करना है टुवर्ड्स इंश्योरिंग पब्लिक इंटरेस्ट व्हाइल रिस्पेक्टिंग पीपल्स प्राइवेट राइट टू प्रॉपर्टी ऑल्सो। सो मेजॉरिटी अगेन लेड बाय द फॉर्मर चीफ जस्टिस टी.वाई. चंद्रचूड़, उन्होंने क्या बोला कि देखिए, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को मटीरियल रिसोर्स फॉर द कम्युनिटी तभी मानेंगे अगर वो सर्टेन क्राइटेरिया को फुलफिल कर देती है। उसकी अवेलेबिलिटी होना, ठीक है, नेशनलाइजेशन के लिए जरूरी होना, राइट, एक्विजिशन उसकी प्रॉपर ढंग से की जाए, राइट। तो अगर इन एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को फुलफिल करती है तब वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को मटीरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी जो है माना जा सकता है, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, a very important judgment on the minority status of the Aligarh Muslim University as per the Aligarh Muslim University versus नरेश अग्रवाल केस, जहां पे अगेन एक 7 जज बेंच जो है ये बैठा एंड इन्होंने ओवररूल किया 2024 में a 57-year-old preceding judgment, जहां पे एक 5 जज बेंच जो है बैठा था in the अजीज बाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस of 1967, wherein Aziz Basha had found out that look, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी does not enjoy minority status, एंड उनकी रीजनिंग क्या थी, उन्होंने बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 30 के अंडर माइनॉरिटी स्टेटस इसलिए नहीं इंजॉय कर सकता बिकॉज इट वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू अ colonial act, through a colonial union legislation, which was the AMU Act of 1920. Right, and that is why, because it pre-existed and was made by the colonial government and constitution के बनने से पहले ये हुआ है, and plus जो lawyers थे who were fighting, उन्होंने क्या बोला कि देखिए, जो minority है, right, minority status अवेल करने के लिए इनको प्रूव करना चाहिए कि जिस कम्युनिटी ने इसको फॉर्म किया था
उस टाइम पे जब स्टैब्लिश की गई थी तब वो माइनॉरिटी थी, वो कहते हैं ये इंफॉर्मेशन भी एग्जिस्टिंग करती। अब ये सारे क्वेश्चंस जो है रेज किए गए थे एंड फाइनली इन अ 4:3 मेजॉरिटी कोर्ट ने होल्ड किया कि देखिए इंस्टीट्यूशंस जिनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है बाय अ लीगल इंस्ट्रूमेंट, राइट, इवन दो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर नहीं बट से इवन प्रिसीडिंग दैट एंड एज लॉन्ग एज ये वायलेट नहीं करते कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी टेनेट को आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन के केम इनटू फोर्स, राइट, इन्हें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन माना जा सकता है अगर वेरी इंपॉर्टेंटली जो फाउंडर है या जो आइडिएशन है द आइडिया बिहाइंड एस्टैब्लिशिंग या जिनके पास आइडिया आया था ऑफ एस्टैब्लिशिंग द इंस्टीट्यूशन वाज अ पर्सन हु बिलोंग टू अ माइनॉरिटी कम्युनिटी। साथ ही में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंटली आगे चल के इन्होंने एक तो इस पे रूलिंग दी, फर्दर इन्होंने बोला है कि एक छोटा बेंच अब एएमयू के पर्टिकुलर स्टेटस के साथ डील करेगा एंड फ्यूचर में अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन अराइज करता है उसके साथ डील करने के लिए दे हैव कम अप विद स्पेसिफिक पैरामीटर्स थ्रू विच यू कैन डिटर्मिन वेदर अ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन can enjoy minority status or not under Article 30। तो अगेन दिस इज अ वेरी क्रिटिकल रूलिंग। क्या है ये पैरामीटर्स, इनको भी देख लेते हैं वेरी क्विकली। क्या पैरामीटर्स है, सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट। तो इन्होंने क्या बोला, कोर्ट्स मस्ट गो बैक, दे मस्ट ट्रेस द हिस्ट्री, दे मस्ट ट्रेस द ओरिजिन ऑफ द आइडिया ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, राइट, कि कौन से इंसान, विच पर्सन और विच ग्रुप ऑफ पर्संस डिसाइडेड टू डू विद इट, राइट, व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड इट एंड वेदर दोस पर्संस देन बिलोंग टू द माइनॉरिटी community। Second, what was the purpose of establishment, right? Predominantly it must be for the benefit of a religious or linguistic minority। predominantly इसका ये मतलब नहीं कि उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई और नहीं जा सकता, कि कल को ये नहीं कि आप बोल दो कि एएमयू में तो भैया इतने सारे हिंदू सिख ईसाई सारे पढ़ रहे हैं तो ये नहीं है, नहीं, वो कहते नहीं बाकी लोग भी जा सकते हैं बट predominantly it has been set up for the benefit of a particular religious or linguistic minority। देन विद रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन, इसका क्या मतलब है कि कोर्ट्स जो हैं अब दे कैन रिलाई ऑन इंफॉर्मेशन कि किसने पैसा दिया फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, लैंड किसने खरीदा या फिर लैंड डोनेट किसने किया, एंड अगर से जिन्होंने फंड दिया या जिन्होंने लैंड खरीदा या जिन्होंने लैंड डोनेट किया वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के थे, ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और भी एस्पेक्ट हो सकता है कि क्या रेलेवेंट परमिशन जो है, राइट, वो ली गई थी, बिल्डिंग की जो कंस्ट्रक्शन हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हुआ सेटअप किया गया। साथ ही में अगर स्टेट के फंड्स या एड प्रोवाइड किए गए थे तो ये चेक किया जाना चाहिए अगर एड वाज प्रोवाइडेड आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, राइट, कि एक बार इंस्टीट्यूशन जो है ऐसे माइनॉरिटी के जो लोग हैं उन्होंने डोनेशन देके, उन्होंने चंदा देके, उन्होंने लैंड देके जो है एस्टैब्लिश किया, राइट, एंड उसके बाद जो है स्टेट की एड प्रोवाइड की गई, राइट, तो अगर उसके बाद स्टेट की एड प्रोवाइड की गई है तो उनका माइनॉरिटी कैरेक्टर चेंज नहीं होगा, इंपैक्ट नहीं होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन। ना उन्होंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन पहले तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, पहले एक इंसान को इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी कम्युनिटी। सो सबसे पहले आप देखोगे कि जिन्होंने इस्टेब्लिश की क्या वो उस कम्युनिटी से आते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इज अ फॉलो अप, इज अ कॉन्सिक्वेंस, राइट, उसके बाद ये चीजें होती हैं, राइट, सो इट विल बी अ कॉन्सिक्वेंस टू डिटर्मिन द माइनॉरिटी कैरेक्टर, दैट इज व्हाई नॉट अ प्री कंडीशन। तो अब ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप किस हिसाब से होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पर्सन जिन्होंने इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया गया था, राइट, तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के पर्सन थे हु वर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, क्या उनकी विशेस के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन कैरी आउट हो रही है, इसके बेसिस पे भी जो है माइनॉरिटी कैरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन डिटरमिन किया जा सकता है, ठीक है। Now this specific parameters therefore will help us clarify minority status अगर क्वेश्चन किया जाता है in the future also under Article 30। Now these were 5 very important judgments wrapped, right? Let us know अगर ऐसी और judgments जो हैं आप जानना चाहते हैं very quickly for revision purposes। Lastly अगर आप PSIR का से फाउंडेशन कर चुके हैं, एक बार पूरा सिलेबस कर चुके हैं बट करंट अफेयर्स के साथ कोप आप नहीं कर पा रहे तो आप हमारा करंट अफेयर्स का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी 6000 का प्राइस है प्लस इस पे 25% डिस्काउंट भी है। अगर आपने अभी तक अपने फाउंडेशन की प्रिपरेशन नहीं की है तो आप हमारा लास्ट बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड जल्द ही 2026 के बैच जो हैं वो भी लॉन्च होने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपकी क्वेरीज हैं यू कैन कॉल इन टू अस एंड इंक्वायर। इसके अलावा अगर आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स का बैच 3 लॉन्च हो गया है।
उस पे भी 25% ऑफ है, आप उसका भी पूरा फायदा जो है उसे उठा सकते हैं। दिस वॉज ऑल फ्रॉम मी टुडे, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस एंड हैव अ ग्रेट ईयर अहेड।